हेलो एवरीवन, जय हिंद। 22 नवंबर को जो सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पाथफाइंडर्स एकेडमी का और सी ए पी एफ पाथफाइंडर्स का जो पेपर हुआ था, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सी ए पी एफ पाथफाइंडर्स के टेस्ट सीरीज़ का जो पेपर था, इसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस थे, बेसिकली द क्वेश्चंस वेयर, सबसे पहला क्वेश्चन था चैलेंजेस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट इशू है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इम्पोर्टेंट इशू है। नीड फॉर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, इम्पोर्टेंट इशू है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड और द डेमोग्राफिक लायबिलिटी पॉपुलेशन के ऊपर है, इम्पोर्टेंट इशू है। रोबोटिक्स द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इम्पोर्टेंट इशू है। एंड हैशटैग मी टू मूवमेंट मूवमेंट और जस्टिस रैम न्यूज़ में था, इम्पोर्टेंट इशू है। सो ये जो क्वेश्चंस थे, ये सभी के सभी रिसेंटली न्यूज़ में होने वाले ही क्वेश्चन से, नया अलग से कुछ नहीं है। सो ऑल द क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड। आर्ग्यूमेंट में इंडिया शुड फोकस ओनली ऑन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी दैन डिपेंडिंग ऑन द कन्वेंशनल वॉरफेयर। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए रादर देन कन्वेंशनल वॉरफेयर। और दूसरा, एवरी ईयर एजुकेशनल ट्रिप्स शुड बी मेड मैंडेटरी इन इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स में एजुकेशनल ट्रिप मैंडेटरी करनी चाहिए। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, बैंक मर्जर्स, डिसइन्वेस्टमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट आर important issue. So challenges of e-waste management. E-waste is nothing but electronic waste. ये वो प्रोडक्ट्स है, ये वो कचरा है, ई कचरा, जो स्मार्टफोन्स, हम लोग के कंप्यूटर्स, कंप्यूटर चिप्स, डिस्प्लेज, LCDs, LEDs, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सभी के सभी, आईडी से लेके सभी, ये सभी ई कचरा माना जाता है। ये ई कचरे की समस्या धीरे 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 बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए ये टॉपिक ऐसे के लिए मैंने दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट विथ द डेफिनेशन, या आप कोई तो स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो कि ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ई वेस्ट स्पेस में भी है। तो यू कैन इवन स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ द मूवी ग्रेविटी, जिसमें स्पेस में जो डेब्री रहता है, इसकी वजह से सब कुछ बढ़ता जाता है। या फिर आप वॉल ई नाम के मूवी से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ये पता है तो। या और कोई भी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, या इन डेटा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो एंड बता सकते हो ये ई कचरा जो है, ये एक अलग ही समस्या है। बॉडी में आप क्या बताओगे? इसकी जो बॉडी है ई वेस्ट में, इसमें आपको डिटेल बताने पड़ेंगे बाकी सब कचरा और ई वेस्ट डिफरेंस। और आप ये भी बता सकते हैं ई वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेसिकली ई वेस्ट क्या है, आप कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के बारे में भी बता सकते हो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इससे आप ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हो। इससे भी आप बता सकते कंप्यूटर रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे होता है। देन नेक्स्ट पार्ट में आप बता सकते हो तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ई वेस्ट। ये प्रॉब्लम्स में क्या है, बेसिकली ई वेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट एजेंसीज लगते हैं, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द ई वेस्ट इज़ मैन्युअली सेपरेटेड। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं, उसमें हेवी मेटल्स यूज़ होते हैं, रेयर मेटल्स यूज़ होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं जो हज़ार्डस रहते हैं, इसमें चाइल्ड लेबर भी यूज़ किया जाता है। और इसके सेपरेशन के लिए कोई अलग मैकेनिज़्म नहीं है, लोग सभी जगह पे सेम ही ये करते हैं। इसको साइकिल करने का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज कुछ नहीं है, और इसको बहुत बार तो डंप ही किया जाता है, और इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इससे एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स भी है, हेल्थ हैज़ार्ड्स भी है। पंछी वंछी इसको खा के मर जाते हैं। ये बारिश वारिश होने के बाद जो हेवी मेटल्स है, इसमें जो इन्वॉल्व मेटल्स है, वो वाटर स्टोरेज में भी जमा हो सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इनको डम करने के लिए प्रॉपर किसी के पास भी प्रॉपर रिसाइकल या ये मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत छोटे हैं और इनको रिसाइकल करने का इकोनॉमिकल ज़्यादा सेंसेस नहीं है। ये इसके साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है। और अल्टीमेटली आपको इसके सॉल्यूशंस बताने हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी होना चाहिए, स्पेशल सेंटर्स होने चाहिए, कलेक्शन सेंटर्स, डेडिकेटेड कलेक्शन सेंटर्स। इसको इनकरेज करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि वहीं पे जाके करे करके। इनकरेज करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, एजुकेशन पार्ट में लाना चाहिए, करिकुलम में लाना चाहिए। इसके लिए अलग से कोर्सेज बनाने चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज, जो सिर्फ इसको रिसाइकल करने के काम में आ जाए। प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। इंटरनेशनली इसके ऊपर ट्रीटीज़ होने चाहिए, डेडिकेटेड प्लान होना चाहिए। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ों के ऊपर आप ये ऐसे को बिल्ड कर सकते हो। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि अर्थ इज़ ओनली नॉन हैबिटेबल प्लानट। सर्वाइवल सबका ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप वसुधैव कुटुंबकम या फिर महात्मा गांधी जी का जो कोट है, अर्थ इज इनफ फॉर एवरीवंस नीड बट नॉट फॉर एवरीवंस ग्रीड, या फिर यू कैन राइट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप अपने ऐसे को एंड कर सकते हो। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि माल न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग जब माल न्यूट्रिशन देखते हैं तो माल न्यूट्रिशन में दोनों चीज़ें आती हैं। माल न्यूट्रिशन इज़, माल मीन्स एबनॉर्मल, सो इसमें दोनों आएगा, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने दोनों के बारे में लिखना चाहिए। ओवर न्यूट्रिशन में ओबेसिटी है, जो सिटीज़ में बढ़ रहा है, रिच फैमिलीज़ में बढ़ रहा है ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड यूज़ ऑफ junk food and what you can say the changes of the dietary habits. And under nutrition मतलब जनरली माल न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन ही समझा जाता है, जो कि नहीं है। जो इंडिया में प्रॉब्लम क्रॉनिक भी है और एक्यूट भी है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, ब्रिटिश टाइम से ही ये ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में चाइल्ड माल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हो। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन में आप इसका डेटा दे सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड हेल्थ का डेटा दे सकते हो, कोई एनजीओ का डेटा दे सकते हो, बहुत सारे एनजीओ इसमें काम करते हैं, डेटा दे सकते हो और बोल सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल फॉर पीपल, एंड इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इज़ सपोज टू बी वेलफेयर स्टेट, लोगों के भलाई के लिए काम करने वाला। लेकिन क्या सच में इंडिया में वेलफेयर स्टेट है क्या, जब इंडिया के around 30% children are malnourished and around 42% children are undernourished। तो अगर ये डेटा दोगे और इससे आप अपना ऐसे का इंट्रोडक्शन बिल्ड कर सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप बॉडी में लिख सकते हो द प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सो माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉवर्टी। पॉवर्टी के साथ साथ सैनिटेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, वो पॉवर्टी में ही आता है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ conditions are poor or diseases are very common.
वास्ट ज्योग्राफी, इसके चलते सभी जगह पे अलग अलग बीमारियां रहती है, एंड दैट हैज़ मेड दिस प्रॉब्लम रीजन वाइज। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम है मेनली विद द ट्राइबल्स एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। आप बीमारू का एग्जांपल भी दे सकते हो, बीमारू स्टेट्स, ये नीति आयोग का क्लासिफिकेशन, नीति आयोग डेटा से भी बात कर सकते हो। और इसके साथ साथ ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीज़न, एंड एक्सेसिबिलिटी इज आल्सो मेजर रीज़न, क्योंकि और द डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो रीज़न। गवर्नेंस में काफ़ी सारे इश्यूज है, पीडीएस में लीकेजेस है, यहाँ पे इंडिया में वेस्ट हो जाता है, बाकी लोग को मिलता नहीं है। और बहुत सारे स्कूल्स के साथ टारगेटिंग इज़ अगेन द प्रॉब्लम, है किधर वही नहीं पता कि उनको खिलाया जाए। उसके बाद इसका इम्पैक्ट आपको बताना पड़ेगा। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन जो रहते हैं, कोई भी देश का भविष्य रहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरियस नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। अगर इतना ज़्यादा चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड और अंडर नरिश्ड इन इंडिया, तो फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है, जो हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा बढ़ता है स्टेट का, मैन पावर अनहेल्दी रहेगा, लॉस ऑफ मैन आवर्स हमेशा फ्यूचर में रहेगा। और इसके साथ साथ बाकी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए अल्टीमेटली इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट इटसेल्फ। Rather than becoming asset to the nation, they become the liability to the nation. इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशंस में जनरलाइज ही रहता है, गुड गवर्नेंस लेके आ जाओ, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, राइट टू फूड फंडामेंटल राइट बना दो। इसके साथ साथ पीडीएस सिस्टम सुधारना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारना चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर लेना चाहिए, अवेलेबल करके देना चाहिए, टारगेटिंग करना चाहिए, जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील प्रोग्राम, उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, सैनिटेशन कैंप्स लगाने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करके देना चाहिए पोर्टेबल, वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन से भी अगर आप बच्चा हेल्दी रहेगा तो फ्यूचर में उसका क्या है, बाकी सभी चीज़ें भी अच्छा रहता है। एंड देन कंक्लूजन, चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो फ्रीडम फाइटर के विजन से लेके सब कुछ। नीड फॉर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि इंडिया का एनर्जी नीड्स, उसमें से भी 80% से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम अदर कंट्रीज। ग्रोइंग कंट्री है, और अगर एनर्जी के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो डेवलपमेंट रुक जा सकता है, डेवलपमेंट कम हो सकता है, हम लोग ग्रोथ कम कर सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर सीरियस इफेक्ट होंगे। बॉडी में आप बता सकते हो कि नीड क्या क्या है, व्हाट नीड कहाँ कहाँ पे है, नीड ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ, कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक,
ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, अभी क्या डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, कौन सा सोर्सेस है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कैसे कैसे पावर स्टेशंस क्या क्या यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर आपको नीड डिफाइन करना है, नीड मीन्स प्रॉब्लम्स, नीड फॉर रिफॉर्म्स मतलब क्या है, नीड फॉर रिफॉर्म्स मतलब प्रॉब्लम्स विद द करंट सिस्टम। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म में, अवेलेबल नहीं है, सबको एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, सिर्फ फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, सिर्फ फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, रेगुलेशंस है अननेसेसरी बहुत ज़्यादा, एफडीआई वगैरह ज़्यादा नहीं है, फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं कर रहे, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, हाई टैक्सेस है, इंडिजिनस सोर्सेस नहीं है, इंडिया का एनर्जी पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेड नहीं है, इंडिया का एनर्जी का पोटेंशियल पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेड नहीं है। इसके साथ और एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म में हम लोग को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट भी है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर है, और इसके स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी है सिक्योरिटी में। इसलिए हम लोग ने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बना के रखा है, एंड अल्टीमेटली सोल्यूशन में जितने प्रॉब्लम है उसको डील करना है। सो डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना है, डोमेस्टिक सोर्सेस में रिन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं, और जो प्लान कर रहे हैं इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर और रिलाई कर सकते हैं, और कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑयल एक्सप्लोरेशन, बाहर भी वियतनाम में वगैरह कहीं पे भी ओशन ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं ओशन में। कंक्लूजन, एनर्जी सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनी नेशन। सो इसके ऊपर सीरियसली ध्यान देना चाहिए। अगर इंडिया सच में बड़ा कंट्री बनना चाहता है, डेवलप कंट्री अपने आप को कहलाना चाहता है, सुपर पावर कहलाना चाहता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक लायबिलिटी, इट इज़ बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल इशू। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और डेमोग्राफिक लायबिलिटी मतलब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका यूज़ नहीं किया, तो लायबिलिटी वाला मतलब खाली लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है यूज़ करने के ऊपर। दिस इशू इज़ मेनली अबाउट द पॉपुलेशन एंड हाउ टू यूज़ इट। सो इंट्रोडक्शन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन लार्जेस्ट है डेमोक्रेसी है तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, लेकिन डेवलपमेंट में इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग काफ़ी पीछे है, एरिया हमारा कम है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। उसके बारे में कर सकते हो एक्चुअल इकोनॉमिक डेटा, उसी में बता सकते हो कि इंडिया के डेमोग्राफी के कॉम्पोजिशन के बारे में, और बता सकते हो कि टिल नाउ इंडियन population of India has always been considered a big liability, as the full potential of it was never achieved, or full potential of it was never actualized. So बॉडी में आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट में बैकग्राउंड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिख सकते हैं,
डेमोग्राफी से बारे में और डिटेल्स, माइग्रेशन, उसके बाद बता सकते हो व्हाई इट इज डिविडेंड, फ़ायदा क्या दे सकती है यूज़ किया तो यूज़ किया तो वर्क पावर बढ़ाएगा, वर्क फोर्स बढ़ाएगा, मैन पावर बढ़ाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा, वर्किंग हैंड्स बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी वगैरह सब कुछ बढ़ा सकता है। बट व्हाई इट कैन बी लायबिलिटी, सोशल सेक्टर के कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, हेल्थ प्रोवाइड करना पड़ता है, पॉवर्टी हटाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, दैट इज़ वाई वो लायबिलिटी है। वो सोर्सेज को एंजॉय करते हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट लायबिलिटी टू, लायबिलिटी से इसको एसेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, एसेट या फिर डिविडेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो बेसिकली दिस इज़ द फोकस ऑफ द एसे कि कैसे करना है। स्किल, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ इंटर्नशिप्स इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप, और क्या क्या किया जा सकता है। तो करिकुलम को अपडेट करना है, क्रिएटिविटी और चाहिए, इनोवेशन को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, एफडीआई ज़्यादा लेके आना है, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है, एसीजेड बनाए जा सकते हैं, केपीओ बीपीओ बनाए जा सकते हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। सो इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल डेवलप करके दिया जा सकता है। हमें बेसिकली हम लोग ने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में हम लोग चले गए। टर्शरी सेक्टर इज़ अ सर्विसेज सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर जिसमें मैन्युअली काम होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे यहाँ कभी बना ही नहीं ज़्यादा। सो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसा करते करते साइमल्टेनियसली वी शुड आल्सो फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि उनका हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए पीने के लिए, बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड्स वगैरह वगैरह। हेल्थ केयर के लिए हम लोग इंश्योरेंसेस भी निकाल सकते हैं, एजुकेशन अवेलेबल करके देना चाहिए अच्छे से, और बाकी की फैसिलिटीज़, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस लेके आना है। नया टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड फ्यूचर में सुपर पावर बन सकता है। कंक्लूजन में आप यही बता सकते हो कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, अगर इफेक्टिवली यूज़ किया तो हम लोग सही में सुपर पावर बन सकते हैं, जो हम लोग बनना चाहते हैं। रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसमें क्या है कि रोबोटिक्स के बारे में लिखना है कि ये फ्यूचर कैसा है। सो इंट्रो में यू कैन राइट अबाउट रोबोटिक्स। अब ये रोबोटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना आएगा ही नहीं, तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल दोनों ही इंटेलिजेंस दोनों रहेंगे। यू कैन राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ लेटेस्ट कोई अच्छा सा रोबोट जैसे असीमो है, या फिर सोफिया है, या फिर इंडिया का व्योमनॉट मित्रा, इंडिया का मित्रा या मैत्री ऐसे कुछ तो है,
मित्रा नाम का इसरो का रोबोट है। उसी की तरह हमारे घर भर में रोबोट स्मार्ट डिवाइसेस पहुंच चुके हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो। बॉडी पार्ट में यू कैन राइट अबाउट आईसीटी रिवोल्यूशन, आईसीटी एंड रोबोटिक्स रिवोल्यूशन। बैकग्राउंड and its integration with our lives. Our human lives. इसके आपको ये बताना है कि ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स के साथ अभी ये इंटीग्रेट हो चुका है। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है? बहुत सारे, कोई भी फील्ड ले लो, रोबोटिक के प्रोस्पेक्ट्स है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों आएगा। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस दोनों आएगा। फायर सेफ्टी, आर्म फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सब जगह पे रोबोट यूज़ किया जा सकता है। तो उसके प्रोस्पेक्ट्स अनलिमिटेड है। फ्यूचर में रोबोट्स विल बी डूइंग एवरीथिंग टू ईज मैंस वर्क एंड एफर्ट्स। सो प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर भी है, और उसके ऊपर फ्यूचर भी डिपेंडेंट है। सो प्रोस्पेक्ट के साथ तुम्हें थ्रेड्स भी बताना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ सकता है, रोबोट सभी को अवेलेबल नहीं है, सो इनइक्वालिटी आने का भी चांस है। और इसके साथ साथ कुछ रोबोट्स ने डायरेक्टली टेक ओवर करने का सर्वाइवल या फिर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो अल्टीमेटली सबसे लास्ट में एनालिसिस आप कर सकते हो कि ये बैलेंस करके रोबोटिक्स आ रहा है, इसको हम लोग को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या क्या किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया जा सकता है, कौन से सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, कौन से सेक्टर में नहीं, इसके ऊपर थोड़ा रेगुलेशंस और स्टडीज़ बिठाने चाहिए। सभी कंट्रीज़ ने साथ में आके कोऑपरेट करके करना चाहिए। कंक्लूजन में बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट सर्वेंट बट यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। रोबोटिक्स वगैरह ये क्या है, डबल एजेड स्वॉर्ड है, यूज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कल जाके रोबोट्स अगर बॉम्ब डालने के लिए इस्तेमाल करने लग गए, इट इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी एंड अदरवाइज दे कैन इवन सेव लाइव्स by by going into the places where human beings cannot go because of the obvious risk, ऑब्वियस रिस्क जहाँ पे हमें है पता है वहाँ पे नहीं भेज सकते। जैसे पिट में कोई गिर गया, कोई टनल में अटक गया, ऐसी जगह पे हम लोग जहाँ पे ह्यूमंस को नहीं भेज सकते, रोबोट को भेज के काम किया जा सकता है। मोस्ट इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में भी हम लोग उनसे काम करा सकते हैं। हैशटैग मोटिव जस्ट अ मोमेंट और जस्ट अ शाम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेढ़ा इशू है। आप इसको कॉशियसली ही सॉल्व कीजिएगा अगर आपको करना है तो। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको हैशटैग मीटू मूवमेंट के बारे में बताना है कि ये मूवमेंट क्या है, व्हाट इज़ दिस मूवमेंट, कैसे आया, कब आया, थोड़ा बैकग्राउंड। बॉडी पार्ट में बता सकते हो कि ये मूवमेंट का और थोड़े से डिटेल्स एंड द सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, द प्रॉब्लम्स of sexual harassment all over the world and why they are venting out their, women are venting out their experiences publicly and सबके सामने अभी कुछ सालों बाद डायरेक्टली ये कर रही है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और लोगों को जो परपेट्रेटर्स है उनको फिर से कुछ ये नहीं करे करके, वो किसी और को टारगेट नहीं करे करके। लेकिन इसमें क्या हो गया है
मूवमेंट में क्या क्या हुआ बताओ। शाम में फेक केसेस के इंसिडेंट्स के बारे में बताओ। फेक या फिर लेट रिपोर्ट्स, ओनली फॉर पब्लिसिटी, नो पुलिस कंप्लेंट्स, नो प्रूफ्स वेर गिवन एवर, most of the time it was used to malign the image of someone। ये किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे को शाम भी कुछ लोग करके देखते हैं। सो आपका एनालिसिस, इट वाज अ गुड मोमेंट बट बीइंग स्पॉइल्ड बाय फ्यू रॉटन एप्पल्स, जो पूरे इसमें पूरे मूवमेंट को वीक कर दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको एनालिसिस में ये लिखना पड़ेगा कि वेमेन का हालात और कंडीशन ऐसा है कि इवन इन द 21st सेंचुरी दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड सेक्सुअली एंड मेंटली, और ये नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट सेफ एट वर्क प्लेसेस इवन दो देर आर फ्यू लॉज, लेकिन लॉज जो है इंटरनेशनली भी सभी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट लॉज करने चाहिए। एंड वीमेन शुड बी encouraged, and they should in school levels also awareness should be created in school going girls about the sexual harassment and the other aspects of harassment। और उनको encourage करना चाहिए। हमारा इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग सिस्टम और जो जुडिशल सिस्टम है वो सेंसिटिवली इनके लिए काम करना चाहिए, और अननेसेसरी हैरासमेंट है वो अवॉइड करना चाहिए, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड पुट द रियल परपेट्रेटर्स बिहाइंड द जेल। एंड जो इसमें अगर कोई फेक केसेस होते हैं, ऐसा प्रूव होता है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। कंक्लूजन शुड बी अबाउट वीमेन के जो केसेस है उसके बारे में, या फिर वुमेन की कंडीशन के बारे में, या बाबा साहब अम्बेडकर की कोर्ट से भी कर सकते हो। आई जज प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रोग्रेस ऑफ द वीमेन। अगर कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी कितना भी पैसा क्यों नहीं कमाए, अगर उसके पास उसके विमेन सेफ और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो ऐसे सोसाइटी का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। यत्र नार्या पूज्यते वसति तत्र देवता वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। Argument: India should focus only on acquiring technology rather than depending on the conventional warfare। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो आपको फॉर में बताना है व्हाई इंडिया शुड फोकस ऑन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या होगा? टेक्नोलॉजी इज फोर्स मल्टीप्लायर। टेक्नोलॉजी इसलिए करना है बिकॉज चैलेंजेस हैव चेंज कंप्लीटली। थ्रेट्स बिल्कुल अलग है जो कन्वेंशनली डील नहीं किया जा सकता। जो चैलेंजेस नए हैं, ऑल अदर कंट्रीज आर डूइंग द सेम। Non-conventional warfares required newer level of thinking to better preparedness, which will act as a deterrent। डिटरेंस करके एक्ट होगा, ये आप बता सकते हो। अगेंस्ट में बता सकते हो व्हाई इंडिया शुड फोकस ऑन कन्वेंशनल वॉरफेयर। बॉर्डर्स आर स्टिल अनडिफाइंड। The other security threats have been successfully controlled in past by the conventional warfare techniques। As far as the war is concerned, पहले कन्वेंशनल टेक्निक्स यूज होंगे। फर्स्ट
It will be fought with conventional techniques only. जैसे कि लैंड, एयर एंड सी में ही होगा। बाद में नेक्स्ट लेवल का बात है। नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन। No high threat perception through non conventional ways. कंक्लूजन, इंडिया को दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बोथ बैलेंस कर दो। नया टेक्नोलॉजी लेना ही चाहिए, लेकिन पुराने वाले कन्वेंशनल मेथड्स को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। कुछ कंक्लूजन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ कंक्लूजन में एक एक साइड लेना पड़ेगा, लेकिन आपको दोनों साइड का जस्टिस पक्का देना है। एवरी ईयर एजुकेशनल ट्रिप्स बी मेड मैंडेटरी इन इंडियन स्कूल्स, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट है ये। फॉर में क्या बोलोगे, क्यों देना चाहिए, एडवांटेजेस क्या है? एजुकेशनल ट्रिप्स हैं, बेटर लर्निंग, इंटरेस्ट बना रहेगा, फील्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दूसरी जगह पे ट्रिप से जाने से अच्छा है। या फिर इसका बोल सकते हो कि टीचर स्टूडेंट बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, लर्निंग रियल लाइफ थिंग्स, जो थ्योरी में सीखते हैं। अगेंस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, रिस्की फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, प्रोन टू एक्सीडेंट्स, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, many factories are actually dangerous. They might get exposed to fumes, poisonous gases. बच्चे हैं, कुछ भी शरारतें करते रहते हैं। हर साल ट्रिप मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू टेक एवरी चाइल्ड फॉर फील्ड। सिर्फ ट्रिप निकाल के कुछ नहीं होगा, रियल लाइफ इनइफेक्टिव है until children are given tasks to do the things themselves। ठीक है, कंक्लूजन, प्रमोट करने चाहिए, मैंडेटरी नहीं करने चाहिए। शुड बी प्रमोटेड बट प्रीफरेबली इन नियर बाय एरियाज। नियर बाय एरियाज में होना चाहिए। सेफ्टी
सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करके अफोर्डेबल होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके नीड के बारे में। सो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगा इंट्रोडक्शन। इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर करने का प्लान किया है। 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक रखेंगे, बाकी सभी बैंक मर्ज करने का प्लान किया है। अगर आपको और डिटेल पता है तो भी आप इसमें और डिटेल्स लिख सकते हो, कौन से बैंक, कौन से 4 बचेंगे, ये सब कुछ। बॉडी में आपको बताना है नीड, वाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर बीइंग मर्ज्ड। दूसरे में बताया एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एनालिसिस, कंक्लूजन। एनालिसिस में आप बता सकते हो कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्जर करना ज़रूरी तो है, लेकिन जो कंसर्न्स है जैसे कि यूनियंस के कंसर्न्स है, ले ऑफ वाले कंसर्न्स है, और टेक्नोलॉजी, दोनों का अलग अलग है, प्लेटफॉर्म है, ये कंसर्न्स को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए, फियर सेलिब्रेट करने चाहिए। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि सिर्फ बैंक मर्जर करने से कुछ नहीं होगा, पूरा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म ही लाना पड़ेगा, तभी जाके ये बैंक जो है एनपीए वगैरह है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रेफरेंसेस में आप कोई भी इकोनॉमिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई गवर्नर के रेफरेंस से दे सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट अगेन जेनरिक टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि कौन से बॉर्डर मैनेजमेंट है। इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर है इंडिया का, और अलग अलग बॉर्डर है, टेरेन अलग अलग है। इंडिया के एक्सटेंट के बारे में भी इंट्रो कर सकते हो। बॉडी पार्ट में डिटेल्स बात कर सकते हो बॉडी बॉर्डर मैनेजमेंट के, कि जियोग्राफी, बॉर्डर्स। सो इंडिया को 3 टाइप के बॉर्डर्स है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ टेरिटोरियल बॉर्डर बात करेंगे, लेकिन इंडिया को 3 बॉर्डर है। एरियल बॉर्डर, एरियल बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर्स एक्सटेंड कितना है, नेवल एक्सटेंड कितना है, कौन कौन मैनेज करता है, और फिर उसके बाद चैलेंजेस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मेनली टेरिटोरियल बॉर्डर्स। टेरेन अलग है, इन हॉस्पिटल पे इन्वायरमेंट है, मैन पावर शॉर्टेज है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आता है, वेपन्स पुराने हैं, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है, सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज है, बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, इशू रिजॉल्व नहीं है। और फिर इसका सॉल्यूशंस, कैन रीड द सॉल्यूशंस, ये सब के सॉल्यूशंस, एंड देन कंक्लूजन। बॉर्डर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली बॉर्डर मैनेजमेंट का मेन काम आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है उसके साथ। लेकिन बॉर्डर जहाँ पे डिस्प्यूटेड है वहाँ पे इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस का भी सहारा लिया जाता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेफरेंस से भी आप इसको डील कर सकते हो। प्रेसी आसानी था, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी आसानी था। इसके लिए सैम्पल आंसर्स मैंने ऑलरेडी क्रैक CAPF, ये जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल चुका है। 853031 4222, 853031 6222, ये नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक CAPF। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सभी नोट्स वगैरह मिलेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन अकेडमी प्लस के ऊपर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे जो नए बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस पुणे और दिल्ली में हम लोग प्लान कर रहे कि 5 जनवरी से। आप ये जो नंबर्स है इनके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको इंक्वायरी करना है तो। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो अन अकेडमी प्लस पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ
वहाँ पे 1 साल का कोर्स लगभग आपको 7,500 के आसपास पड़ेगा, और 6 मंथ्स का आपने लिया तो 6,500 के आसपास पड़ेगा. यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 अनलॉक करने के लिए, और कहीं पे भी मांगा तो यूज़ कर सकते हो. यू विल ऑलवेज गेट 10% ऑफ 5 मंथ्स, जितना भी आप लेना चाहते हो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.